आज की कहानी लिखी है मैंने और इसका नाम है मैजिक बॉक्स। ये कहानी एक चिट्ठी है जो मैंने लिखी है अपनी 4 साल की बेटी वैदेही को। अगर आप एक पापा हैं, चाहे किसी भी उम्र के भी, तो अपनी बेटी को आप भी एक चिट्ठी लिखिए और ठीक लगे तो मेरे साथ भी साझा करिएगा। कुछ चुनी हुई चिट्ठियों को मैं अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना चाहूंगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कौन जाने तितलियों के घर कहाँ होते हैं, कौन जाने उनके रास्ते वो कैसे याद रखती हैं, कौन जाने हवा के कौन से अदृश्य गलियारों से होते हुए, अदृश्य मोड़ों पर रुकते हुए, अदृश्य मोहल्लों से गुजरते हुए वो हमारी दुनिया में आती होंगी। उनके घर होते भी हैं या नहीं, भटकती रहती हैं क्या पागल मुसाफिरों की तरह। कौन जाने ये खूबसूरत पोशाकें जो वो पहन के निकलती हैं फूलों से मिलने, उन पोशाकों को रात को उतार देती हैं क्या फिर से कैटरपिलर बन जाती हैं। कौन जाने ये फूल जिनसे मिलने वो जाती हैं वो इन तितलियों से क्या बोलते होंगे। हवा में इधर से उधर जरा सा हिल कर या अपनी खूबसूरती के बोझ तले शर्माते हुए झुककर अपनी बात जताते होंगे क्या। कौन जाने ये तितलियां और चिड़िया एक दूसरे से बात करती होंगी क्या या झगड़ती होंगी। कौन जाने दादी के बूढ़े खुरदुरे लेकिन प्यार भरे हाथों सी जमीन पर जो ये मासूम हरे पौधों के तने उगते हैं, ये आसमान की ओर देख देख कर दिन भर क्या सोचते होंगे। थक नहीं जाते होंगे खड़े खड़े। ये मासूम से पौधे जो कल घने दरख्त बनकर औरों को छाया देंगे, कौन जाने इन बच्चों को अब कौन छाया देता होगा। बादल काका, जब राधे भैया इन पर शाम को पानी डालते हैं तो ये पौधे से हट जाते होंगे क्या, या दिन भर धूप में खड़े खड़े इन मासूम पेड़ों के बच्चों को उन पानियों की बौछार में भीगना अच्छा लगता होगा। मुंह दबाकर हंसते होंगे या खिलखिलाते होंगे। कौन जाने जब संजीव भैया घास पर घर घर करने वाली मशीन चलाते हैं तो ये सहम जाते होंगे क्या। और कौन जाने ये दर्जनों छोटे छोटे पैरों वाला मिलेपीट जो ट्यूशन पढ़कर उनके पास से रोज गुजर कर अपने मिट्टी के घर में अपने अम्मा पापा के पास जाता है, उसकी इन पौधों से, इन चिड़ियों से, इन तितलियों से, इन फूलों से, राधे भैया से, संजीव भैया से, बादल काका से दोस्ती होगी क्या, या चुपचाप डर के एक तरफ से निकल जाता होगा बेचारा। मेरी प्यारी वैदेही, मैं इन सवालों के जवाब नहीं जानता, लेकिन तुम 4 साल की उम्र में इन सारे सवालों के जवाब जानती हो, ये मैं जानता हूँ। तुम बातें करती हो इन तितलियों से, तुम पानी डालकर इन पेड़ों के बच्चों को चौंकाती हो और खुद भी भीग कर खिलखिलाती हो। तुम उस बेचारे मिलेपीट को कई बार शैतानी में धमकाती हो। तुम जानती हो इन सब की जबान, तुम उठाती हो उनके नखरे। तुम जानती हो ये दुनिया और दुनिया के सारे बच्चे जानते हैं ये दुनिया, लेकिन उनके पापा नहीं जानते। इसलिए आज तुम्हें मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ वैदेही, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा तुम्हारी मासूम दुनिया में झांक कर देखना चाहता हूँ, तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। थोड़ा बड़ी होकर ये चिट्ठी पढ़ना, इसे सहेज कर रखना और हर बच्चे से कहना कि अपने पापा से कहे कि उन्हें आज एक चिट्ठी लिखें और तुम्हें मुझे भेजें। हम साथ बैठकर उनकी इजाज़त से सारी चिट्ठियां पढ़ेंगे और उस दिन तुमको मैं एक राज बताऊंगा। तुम जानती हो कि तितलियां कैसे पैदा होती हैं। कैटरपिलर एक दिन खाना छोड़ देता है और धीरे धीरे खुद को नष्ट कर देता है और फिर एक नए रूप में जन्म लेता है, एक खूबसूरत तितली की तरह। हर पिता एक कैटरपिलर होता है वैदेही, और हर बेटी एक खूबसूरत तितली जिसके रूप में पिता एक नया चेहरा लेकर नया जन्म लेता है। मेरी प्यारी वैदेही, ये तुम जो नींद में कभी कभी हंस देती हो, ये किससे बातें करती हो, क्या गप्पे मारती रहती हो। क्या दुनिया जहान के उन बच्चों की टोली बना रखी है जिनके पास दोस्त नहीं हैं, जिनसे स्कूल में कोई बात नहीं करता, अलग थलग रखता है। शायद अपने ख्वाबों में उन बच्चों की हथेली थाम लेती हो तुम।
दोस्त भी तो कितने हैं तुम्हारे, दादी बाबा के घर वाली बिल्डिंग में, स्कूल में, गांव में। गांव पहुंचती नहीं हो कि तुम्हारे दोस्त इकट्ठा होकर तुम्हें पुकारने लगते हैं, कभी कोई खेल खेलने के लिए, कभी फूल या एक अदद मूली का तोहफा देने के लिए। इन सारे बच्चों में बहुत से हैं जो चुप चुप रहते हैं, जो कम हंसते हैं। मुझे लगता है उन्हें ख्वाबों में हंसाने की कोशिश करती होगी तुम। गुदगुदी करना भी तुम्हें बहुत पसंद है और गुदगुदी तुम्हें लगती भी बहुत है। दूर से मैं हाथों से इशारा करने लग जाऊं तब भी तुम लोटपोट हो जाती हो। खूब सारी गुदगुदी कर देना उन बच्चों को, और ऐसा करना सब लोग अपनी अपनी हथेलियां अगल बगल रखना और गौर से देखना। सबके हाथों में पतली पतली टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनी होंगी। इतने सारे नन्हे हाथ और इतनी सारी लकीरें। ये सिर्फ लकीरें नहीं, रास्ते हैं। ये लकीरों का जंगल है जहां तुम और तुम्हारे दोस्त रहते हैं और हर रात तुम्हारे ख्वाबों में वहीं टहलते हैं। वहां पतली पतली पगडंडियां हैं जिन पर सिर्फ बच्चों के पांव फिट आते हैं, जहां बड़े नहीं जा सकते। कौन जाने ये पगडंडियां कहां जाती हैं। इन लकीरों पर, इन पगडंडियों पर बढ़ना, लेकिन कभी अपनी लकीर से किसी लकीर को काटने की कोशिश मत करना वैदेही। किसी और की लकीर को छोटा करने की कोशिश मत करना। इन लकीरों के जंगल में उम्मीदों के पंछी रहते हैं। तुम सारे बच्चों की बातें सुनते रहते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें अपनी छोटी छोटी नोटबुक में नोट करते रहते हैं। फिर अपने पंखों में जो सीक्रेट जेब बनी होती है ना, उस नोटबुक को वहां छुपा कर रख लेते हैं, ख्वाहिशें कहीं खो न जाएं इसलिए। इस लकीरों के जंगल में खूबसूरत रंग भी रहते हैं, अलग अलग आकारों में। वहां वो गुलाबी रंग के घोड़े भी हैं, वो पीले रंग के तोते, वो हरे रंग के हाथी जिन्हें तुम अपनी ड्राइंग की बुक में बनाती हो वैदेही। उन्हीं को देखकर अपनी नींद में हंसती होगी शायद। कुछ वक्त पहले जब तुम्हारी पहली पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, हाँ, प्री नर्सरी क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग, तो तुम्हारी टीचर ने शिकायत के तौर पर कहा कि घर पर कोई तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी गलतियां ठीक करवाए, क्योंकि तुमने एक लड़की के स्केच को कलर किया तो उसके हाथों को किसी और रंग का बना दिया था। मैं कहना चाहता था, काश मैं ऐसा कर सकता। मुझे नहीं रोकना अपनी बेटी को उन रंगों में इस दुनिया को रंगने से जिन रंगों में उसने दुनिया की कल्पना की है। काश मैं और सारे पापा और बच्चों के सारे टीचर देख सकते अपनी कल्पना में वही गुलाबी रंग के घोड़े, वही पीले रंग के तोते, वही हरे रंग के हाथी जिन्हें तुम और तुम्हारे दोस्त देखते हैं। तुम्हारे चश्मे से दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है वैदेही, आसान लगती है। अपना चश्मा कुछ वक्त के लिए मुझे दे दो। दुनिया को देखने का अपना चश्मा कुछ वक्त के लिए हर बच्चा अपने पापा को दे दे। मेरी प्यारी वैदेही, तुम्हारी थोड़ी सी दुनिया जीना चाहता हूं मैं भी। नींद में मुस्कुराना चाहता हूं मैं भी। मेरी प्यारी वैदेही, तुम्हारे मन की एक बड़ी सी दीवार पर एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड लगा है। उस पर हर हफ्ते कुछ नए शब्द लिख देती हो तुम। वो शब्द जो तुमने कहीं सुने होते हैं, शायद टीवी पर, या कभी कोई जब तुमसे खेलता है, बात करता है तब, या किसी को बातें करते सुनो तब। कई शब्द मिटा भी देती हो। मैं आजकल तुम्हारे मन के इस ब्लैक बोर्ड से डरने लगा हूँ। जब बहुत छोटी थी, बोलना शुरू ही किया था, तो मुझे लगता था कि जब तक हो सके इस ब्लैक बोर्ड पर ऐसा कुछ न लिखा जाने दूं जो खराब हो। मैं चाहता था कि इस ब्लैक बोर्ड के लिए चौक का डब्बा और डस्टर दोनों अपने पास रखूं, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है। हर बच्चा रोज शब्दों के एक मेले में घूम रहा है। उसे जो शब्द पसंद आ जाता है खरीद कर अपनी झोली में रख लेता है। कोई शब्द अगर समझ भी नहीं आया तो इसलिए खरीद लेता है क्योंकि उसे सब खरीद रहे होते हैं। जिस दिन पहली बार तुमने कहा कि झोली वाला बाबा आ जाएगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सबको साफ कर दिया कि कोई तुम्हें ऐसी दकियानूसी बातें कहकर नहीं डराएगा।
हम पापा लोग ये नहीं जान पाते कि बड़ी आसानी से हमारे या हमारे आसपास के लोगों द्वारा कहे ये शब्द, बचपन से ही ये नाम शायद एक छवि बच्चों के मन की दीवार पर छाप देते हैं। एक दिन तुमने डर कर अंधेरे की बात की और फिर भूत शब्द का प्रयोग किया। हम सब, मैं भी, जो भूतों के नाम से डरते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन में ये बात किसी ने डाल दी होगी कि भूत होते हैं। मेरी प्यारी वैदेही, मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हारे मन के ब्लैक बोर्ड पर बहुत चुन चुन कर शब्द लिखे जाएं, पर ऐसा कहाँ हो पाया। मैं असफल रहा। उस दिन तुम मुझे परेशान होकर बता रही थी कि तुम्हारे क्लास की लड़कियां तुम्हें चिढ़ा रही थीं ये कहकर कि तुम मोटी हो और तुम्हारे पापा गंजे हैं। तुम्हारी दोस्त मुझसे आज तक नहीं मिली, लेकिन उन्होंने मेरी कल्पना करके तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे नामों से पुकारना शुरू कर दिया। 4 साल की उम्र के बच्चों ने इस तरह लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गलती उनकी नहीं है, उनके मन के ब्लैक बोर्ड पर भी न जाने कब कौन ये लिख गया। और फिर मुझे याद आया वो दिन जब रेस्टोरेंट में तुमने बगल की टेबल पर बैठे अंकल को देखकर मुस्कुरा कर कहा था कि वो अंकल कितने मोटे हैं। मैं शॉक था। न जाने किसने सिखाया तुम्हें ये। मैंने तुम्हें डांटा था, समझाया था कि किसी के वजन के कारण किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। शायद बहुत से पापा लोग ये नहीं जान पाते कि बच्चों के सामने किसी को काला कहकर, मोटा कहकर, नाटा कहकर, हकला कहकर हम उस इंसान को तो जिंदगी भर के लिए घाव दे ही देते हैं और अपने बच्चे के मन के ब्लैक बोर्ड पर कुछ गंदे शब्द लिख देते हैं जो कभी नहीं साफ होंगे। मेरी प्यारी वैदेही, अपने मन के इस ब्लैक बोर्ड को तुम्हें खुद संभाल के रखना होगा। मैं इसकी रखवाली नहीं कर पाऊंगा। यूं तो 4 साल की उम्र में भी गिटर पिटर बातें करती फिरती हो, लेकिन दुनिया की समझ तुम में अभी नहीं है। काश कभी आए भी नहीं। तुम दुनिया की समझ से नहीं, अपनी समझ से चलना। ऐसी बेवकूफी की बातों से दूसरों का मजाक मत उड़ाना, किसी का दिल मत दुखाना, मुझसे बहुत बेहतर इंसान बनना। मेरी प्यारी वैदेही, काश मेरी नानी आज होती तो तुमने अपनी शरारतों से उनकी उम्र बढ़ा दी होती। तुम और मैं दिन भर के बाद उनके पांव दबाते, वो तुम्हें एक कहानी सुनाती और ये जिद करती कि हम सुनते हुए करते रहें। मेरी नानी आती होंगी शायद तुमसे मिलने तुम्हारे ख्वाबों में। अपने जीवन में तुमको देख पाती तो कितना खुश होती। या शायद मेरे नाना तुम्हें आशीर्वाद देने तुम्हारे ख्वाबों में आए होंगे कभी, अपनी नक्काशीदार छड़ी टिकाते हुए, उसी तरह खामोश जैसे वो तब थे जब घर की नीचे वाली मंजिल पर अपने तख्त पर दिन भर बैठे रहते थे और सब उनसे डरते थे। लेकिन तुम यकीनन उनसे नहीं डरती। बच्चे अपने बुजुर्गों के अंदर का बच्चा कितनी आसानी से ढूंढ लेते हैं। उनके मन का कोई छुपा हुआ स्विच बस हाथ बढ़ाकर ऑन कर देते हैं। अगर तुम उन्हें मिलती तो मेरी नानी तुमको बताती कि कैसे घसियारी मंडी वाले हमारे घर में दोपहर 3 बजे एक रसगुल्ले वाला आता था और मैं घर के जिस भी कोने में हूँ दौड़कर पहली मंजिल वाली खिड़की पर पहुंचकर गली में झांकने लग जाता था। फिर नानी 50 पैसे देती थी और वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला रसगुल्ले वाला मुझे अपने बड़े से कांच के बक्से से 2 गुलाब जामुन दे देता था। बड़ा लालची था मैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे नाना से कभी मिलती तो वो बताते तुम्हें कि कैसे मैंने और तुम्हारे शीलू चाचा ने चुरा कर एक दिन उनके कमरे से च्यवनप्राश खाया था, अपनी छोटी छोटी उंगलियों को प्लास्टिक के डिब्बे में डालकर, और ये सोचा था कि उन पतली सी उंगलियों के निशान देखकर भी कोई नहीं जान पाएगा कि ये घर के बच्चों ने किया। तुम्हारी नानी ने तुम्हें गायत्री मंत्र पढ़ना सिखा दिया 3.5 साल की उम्र में, और तुम भी इतनी बढ़िया शागिर्द निकली कि सुबह सुबह स्कूल ड्रेस में घंटी बजाकर भगवान की मूर्तियों के सामने रोज जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़कर जाती हो। अद्भुत होता है तुम्हें ये करते हुए देखना, और इससे भी अद्भुत होता है जो तुम इसके बाद करती हो। तुम हर भगवान की मूर्ति के सामने जाती हो और कहती हो, भगवान जी पापा का ध्यान रखना,
भगवान जी अम्मा का ध्यान रखना, और घर में जितने लोग हैं सबके नाम गिनाकर भगवान जी को हिदायत देती हो कि जब तक तुम स्कूल में हो भगवान जी उनका ख्याल रखें जो पीछे छूट गए। शायद भगवान जी बच्चियों में जन्म से ही ममता, सहृदयता का गुण उनके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड करके भेजते हैं। शैतानियों की तो चलो चैंपियन हो, लेकिन कहाँ से सीख ली तुमने इतनी संवेदना कि अगर मैं सो रहा हूं तो बगल से उठकर बिस्तर से जाते हुए मेरे खुले हुए पांवों को, चादर को थोड़ा घसीट कर ढक देती हो। अगर रेडियो पर मेरा लिखा कोई गाना आ रहा हो और कोई ये तुम्हें बता दे तो भावुक होकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगर मैं आज डेंटिस्ट के पास गया तो हफ्ते भर तक याद रखती हो कि इस गाल पर पुच्ची नहीं करनी है क्योंकि यहाँ दर्द है। क्यों 2 दिन पहले सुबह सुबह मेरे साथ लेटे हुए अचानक मैंने तुम्हारी पीठ में कुछ कपकपी सी महसूस की और देखा कि तुम सुबक रही थीं, नींद में, कोई सपना देखकर। आंसू थे आंखों में। मुझे यकीन है कि हर बच्चा अपने पापा के लिए ऐसा ही होता है, थोड़ा अजूबा, थोड़ी पहेली। अक्सर समझ नहीं पाता तुम्हें, समझने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है ऐसी ही रहोगी हमेशा मेरे लिए, थोड़ा अजूबा, थोड़ी पहेली। मेरी प्यारी वैदेही, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारा नाम रखने के लिए तुमने बड़ी मेहनत करवाई। कई वेबसाइट खंगाले गए, किताबें देखी गईं, लोगों ने सलाह दी, तब आखिरकार तुम्हारा ये नाम चुना गया। तुम्हारे नाम के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है वैदेही। जब तुम्हारा ये नाम चुना गया तो कई लोगों ने कहा कि भाई तुम्हारा नाम वैदेही ना रखा जाए, अच्छा नहीं माना जाता है, अपशकुन है। पहले थोड़ा आश्चर्य हुआ ये सुनकर। जिन लोगों ने ये सलाह दी थी वो वेलविशर थे, शुभचिंतक थे और तुम्हारे लिए अपनी फिक्र के कारण ही ये सलाह दे रहे थे। वैदेही सीता जी का नाम है और सीता जी को अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। उनको रामचंद्र जी ने त्याग दिया था, उन्हें रावण ने किडनैप कर लिया था। सीता जी कौन थी ये जब तुम थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें दादी बाबा बताएंगे। और तब मैंने सोचा था कि इस नाम की जो भी कहानी हो, हर कहानी, हर बैगेज, हर अपशकुन को पीछे छोड़ते हुए अपनी कहानी तुम खुद लिखोगी। आखिर नए जमाने की वैदेही हो तुम। हमारा नाम हमारी पहचान होता है वैदेही। लेकिन दुनिया का कड़वा सच ये है कि जब हम पैदा होते हैं और हमें एक नाम दिया जाता है तो यही नाम ये तय कर देता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हमारे लिए भला कौन है, बुरा कौन, शगुन क्या है और अपशगुन क्या। कोई बच्चा ये चुन कहाँ पाता है कि वो दुनिया को किस नजरिए से देखेगा। ये चश्मा तो उसे पैदा होते ही पहना दिया जाता है ना। तुम अपना चश्मा खुद चुनना वैदेही। हालांकि दुनिया मुझे पागल कहेगी, लेकिन मेरा तो मानना है वैदेही कि बच्चों को अधिकार होना चाहिए कि वो एक उम्र तक माता पिता के दिए गए टेम्पररी नाम बर्दाश्त कर लें, लेकिन फिर अपने नाम खुद चुन पाएं। अगर तुम्हें बड़े होकर अपना नाम नहीं पसंद आया तो तुम अपना नाम बदल लेना। मैं जानता हूं तुम रखोगी कोई आड़ा तिरछा नाम, जैसे टुकटुकी या पिगलेट पू या चिकुई कमाटा। सिर्फ हमारा नाम हमारी पहचान नहीं होता वैदेही। अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी तुम अपनी सोच से बनाना। अपनी आइडेंटिटी अपने धर्म, अपनी जाति, अपने माँ बाप के ओहदे, अपने वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होने, अपने कपड़े पहनने के ढंग से मत बनाना। अपनी इस दुनिया को थोड़ा सही, ज्यादा सही पर बदलना जरूर। इस दुनिया को बेहतर बनाना, सपने देखना, सपनों को पूरा करना, अच्छी इंसान बनना, वो तुम्हारी असली आइडेंटिटी होगी। और पता है तब क्या होगा? तुम इस तरह सबके लिए प्रेरणा, इंस्पिरेशन बन जाओगी कि कोई तुम्हारे नाम को अपशकुन नहीं कहेगा। तब हजारों माता पिता अपनी अपनी बेटियों का नाम वैदेही रखना चाहेंगे। मेरी प्यारी वैदेही, अब वो राज तो बता दूं जो बताने के लिए मैंने ये चिट्ठी लिखनी शुरू की थी। छोटा सा डब्बा है वो, ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 फीट चौड़ा होगा। चारों तरफ महीन नक्काशी है और तांबे का खूबसूरत काम। सामने एक छोटा सा हैंडल जिससे डब्बा खुलता है। एक शहर में, एक घर में, एक कमरे में ये लकड़ी का जादुई डब्बा रखा है। मैजिक बॉक्स।
सुना है किसी जादूगर, किसी मैजिशियन की करतूत है ये। मैजिशियन उस मैजिक बॉक्स में रोज एक बच्चे के लिए कुछ न कुछ तोहफा भेजता है। वो कैसे जान जाता है कि उस थोड़े से मासूम, थोड़े से लालची बच्चे को क्या चाहिए? उस शहर के, उस मोहल्ले के, उस घर के और आसपास के लोगों को पता है उस मैजिक बॉक्स के बारे में। हर कोई पाना चाहता है उसे, लेकिन वो एक खास जगह रखा हुआ है जहां बाकी लोग नहीं आ सकते। कौन जाने कैसा दिखता है वो मैजिशियन? यहीं कहीं आसपास घूमता है क्या? क्या सब कुछ जानता है इस बच्चे के बारे में? कैसे भेज देता है उसकी पसंद की चॉकलेट या टॉफी या छोटी सी कपड़े की गुड़िया? मैं जानता हूं कैसे भेज देता है मैजिशियन ये तोहफे। छोटे छोटे कुछ सुराख हैं उस डब्बे में। लोग कहते हैं दीमकों ने गलियारे बनाए हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उन सुराखों में नन्हे कैमरे लगे हैं जो मैजिशियन को उस बच्चे के पल पल की खबर देते हैं। कब उसने खाना आराम से खा लिया, कब आनाकानी की, कब शैतानी की, कब होमवर्क वक्त से कर लिया, कब मोबाइल फोन 5 मिनट के लिए लिया लेकिन 50 मिनट के बाद वापस किया। सुराखों में जो ये नन्हे कैमरे लगे हैं, ये तारों से जुड़े हुए हैं दूर गहराई में एक बड़े से हॉल के साथ, जहां से मैजिशियन अपना कारोबार चलाता है। देखने में तो मैजिक बॉक्स छोटा सा ही लगता है, लेकिन अगर उसका ढक्कन खोलकर झांक के देखें तो उसके अंदर एक गहरा चौकोर कुआं दिखेगा। एक अंतहीन गहराई जो खत्म नहीं होती शायद। लेकिन इस अंतहीन कुएं में अंधेरा नहीं है। इसकी चौकोर दीवारों में खिड़कियां बनी हुई हैं, नन्ही खिड़कियां जिनमें छोटे छोटे दरवाजे हैं और पतली पतली सलाखें हैं, ताकि कोई गलती से उस चौकोर कुएं की गहराई में गिर न जाए। ये दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते, ये खुलते हैं हर दिन में एक खास वक्त। वो वक्त कब होगा ये भी किसी को पता नहीं रहता। एक एक करके खिड़कियां खुलने लगती हैं और उनमें से झांकते हैं छोटे छोटे प्यारे बच्चे, झांकती हैं अलग अलग रंगों की तितलियां, अलग अलग किस्म की चिड़िया। उन खिड़कियों में से झांकता है दर्जनों टांगों वाला मिलेपीड। उनमें से झांकते हैं पतले पतले तनों वाले पौधे, वो पेड़ों के बच्चे जो दिन भर आकाश को ताकते हैं। उन खिड़कियों में से झांकते हैं बादल काका, झांकते हैं उन पौधों को पानी देने वाले राधे भैया, घास की मशीन चलाकर अनजाने में उनको डरा देने वाले संजीव भैया। उस चौकोर गहरे कुएं की दीवारों की खिड़कियां शाम को रोशन हो जाती हैं। उनमें से झांकते हैं गुलाबी रंग के घोड़े, पीले रंग के तोते, हरे रंग के हाथी। किसी खिड़की से नानी झांकती है, किसी से नाना, किसी से दादी, किसी से बाबा। मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरे। उस अंतहीन गहराई से रोज चर चर करती हुई पुरानी लकड़ी की एक लिफ्ट आती है। उस कुएं की चौकोर दीवारों के सहारे ऊपर चढ़ती और मैजिक बॉक्स की लकड़ी की फर्श तक पहुंचते ही लिफ्ट खुलती है और मैजिशियन का भेजा एक तोहफा मैजिक बॉक्स में हल्के से लुढ़क जाता है। मेरी प्यारी वैदेही, यही है वो मैजिक बॉक्स जो मेरी स्टडी में रखा रहता है, जिसे तुम रोज खोल कर देखती हो, क्योंकि मैजिशियन उसमें एक गिफ्ट, एक तोहफा भेजता है तुम्हारे लिए। कभी खुश हो जाती हो, कभी निराश होकर कहती हो, मैं तो गुड गर्ल थी आज, मैजिशियन ने मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं भेजा? बात करना चाहती हो उस मैजिशियन से। अगली बार उस मैजिक बॉक्स में झांक कर देखना, क्योंकि वहां तुम्हारी दुनिया रहती है। उन खिड़कियों में वो सारे लोग रहते हैं जो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। उसी चर चर करती हुई लकड़ी की पुरानी लिफ्ट में रखकर मैं ये चिट्ठी भेज रहा हूं। मेरी प्यारी वैदेही, इस चिट्ठी को पढ़ लेना और जान लेना, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी योर मैजिशियन। मैं हमेशा तुम्हारा मैजिशियन, तुम्हारा जादूगर बना रहना चाहता हूं, जैसे हर पापा अपनी बेटी का मैजिशियन बना रहना चाहता है। बस इतनी सी थी ये कहानी।